नमस्कार, खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे करप्शन के कितने किरदार। दरअसल पिछले एक हफ्ते से मध्य प्रदेश दो घटनाओं से हलाकान है और दुर्भाग्य से दोनों घटनाएं करप्शन की है और वो उसका ताल्लुक राजधानी से है और राजधानी में भी नेताओं से है, अफसरों से है। और ख़ास बात है कि सरकार जो कार्रवाई कर रही है वो अपनी जगह है, लेकिन उससे जुड़े महकमों की कार्रवाई संदेह की दृष्टि में आती है, क्योंकि लोकायुक्त की जो टीम है, कुल मिला के आयकर की टीम, सौरभ शर्मा एक किरदार है जो परिवहन महकमे में कांस्टेबल हुआ करता था। उसकी गाड़ी से या उसके घर से निकली हुई गाड़ी से 54 किलो सोना और 10 करोड़ रुपए के आसपास बरामद हुए। लेकिन लोकायुक्त ने जब ये रिपोर्ट न्यायालय के यहाँ दाखिल की तो उसमें 50 लाख रुपए दिखाए गए। अब बाकी का क्या होगा, वो कहाँ से बरामद हुए थे, किस केस में लगाए जाएंगे, इसका पता नहीं। आज हम इसी पर बात करेंगे कि इस पूरी हम्माम में सब नंगे हैं। दूसरा एक और जुमला है, एक कहावत है कि पूरे कुएं में भांग मिली हुई है। अगर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार जो कहती कि ना खाऊंगी ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, अगर उनका हस्तक्षेप बढ़ेगा तभी इस पूरे मामले में सच उजागर होगा। कांग्रेस की जहां तक या प्रतिपक्ष की बात है, सारा मामला बयानबाजी तक सिमटा हुआ है। कह सकते हैं कि सिर्फ बयानों से काम चला रहे हैं, सड़क पर संघर्ष करने की कोई बात नहीं। आज कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि सौरभ शर्मा की जान को खतरा है, क्योंकि अगर वो गिरफ्तार होता है तो कई बड़े चेहरे बेनकाब हो सकते हैं। ये जुबानी जमा खर्च है। सड़क पर कांग्रेस क्या कर रही है, इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि ये सारा जो मामला है ये कहाँ तक जाएगा, राज्य सरकार की एजेंसियाँ कितनी जाँच करेगी, डॉक्टर मोहन यादव के निर्देशों का कितना असर होगा। और उसके साथ साथ चर्चा शुरू करने के पहले हम सुनते हैं इस मुद्दे पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी क्या कहते हैं, फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत। शर्मा की हत्या हो सकती है, ये पहले दिन भी मैंने अपनी कि उसकी सुरक्षा की जानी चाहिए, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो ये आशंका जाहिर की थी, क्योंकि जब भी सौरभ शर्मा आएगा सामने तब कई के चेहरे बेनकाब होंगे। तो मैं मानता हूं उनको सुरक्षा भी दी जाए और जल्दी से गिरफ्तार भी किया जाए। इस पूरे मामले में जो हमने सुना जीतू पटवारी क्या कर रहे हैं, लेकिन भाजपा के एक विधायक ने भी एक नई बात कर दी है। उनका कहना यह है कि सौरभ शर्मा का जो बेटा है उसकी वल्दियत को लेकर सवाल खड़े किए। हालांकि इस मुद्दे पर हम नहीं जाएंगे आगे, क्योंकि ये मामला निहायत ही निजी है और गंभीर है। लेकिन इस पूरे मसले पर इस तरह की बातें भी हो रही है कि सौरभ शर्मा का जो बेटा है वो सौतेला है और जो उसकी पत्नी है उससे अलग हटके ये पुत्र है। तो ये बहुत सारे मामले हैं, सौरभ शर्मा, राजेश शर्मा है। और चर्चा की शुरुआत में हमने कहा था कि इस पूरे मसले में जो लोकायुक्त ने रिपोर्ट या जो कोर्ट में जवाब दिया है उसमें जब्ती में 50 लाख रुपए दिखाए गए हैं। 50 लाख रुपए छोटी रकम है, बरामदगी का जो आंकड़ा था वो काफ़ी बड़ा था। 54 किलो सोने की बात हुई थी, फिर बाद में 52 किलो सोना हुआ, अब फिर 54 किलो सोना हो गया है। तो ये बहुत से उतार चढ़ाव शेयर मार्केट की तरह, कभी रकम घटती कभी बढ़ती है। तो विस्तार से बात के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे दो खास मेहमान। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार जयंत सिंह तोमर जी हैं, सामाजिक सरोकार से जुड़े कमल राठी जी हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ डॉक्टर भूपेंद्र सुल्लेरे जी स्काइप पे जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जयंत जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो सारा मामला है, हम किसी से 100% ईमानदारी की अपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि आज के ज़माने में हरिश्चंद्र ढूंढे भी नहीं मिलेंगे, और ढूंढे अगर मिलेंगे भी तो वो किसी मरघट में अपने बेटे की लाश के बारे में पैसे मांग रहे होंगे। हरिश्चंद्र तो वही मिलता है। लेकिन जो हरिश्चंद्र बंगलों में है, अफसरों के केबिन में है, जो सियासत का झंडा उठा के चल रहे हैं, हम उन हरिश्चंद्रों की बात करना चाहते हैं कि आखिर इस करप्शन में कितने किरदार हैं। दो घटनाएं, राजेश शर्मा पर इनकम टैक्स का छापा, वो एक पूर्व IAS, पूर्व मुख्य सचिव के बड़े करीबी और रियल एस्टेट में काम करने वाले। दूसरा नाम सौरभ शर्मा, RTO में हवलदार, 7 साल के करीब नौकरी की, फिर VRS ले लिया और उसके बाद अरबों का कारोबार, जो रिश्वत में रुपए देने के बजाय सोना देते थे कुंटलों से, किलो से। ऐसे सौरभ शर्मा जिनके यहाँ से 54 किलो की बरामदगी की खबरें हैं। अभी ये जांचें जब बढ़ेंगी तो और चीज़ें साफ होगी। 10 करोड़ से ऊपर नकदी मिला है। इसके अलावा 236 किलो चांदी मिली है।
कहते हैं कि उनके यहाँ रुपए में जो नोटों की गड्डियाँ थी उसमें दीमक लग जाया करते थे, इसलिए तय किया था कि अब पैसे रुपए देने के बजाय धातु दें, सोना दें, चांदी दें रिश्वत में। तो ये जो 54 किलो था जिस गाड़ी में और जिसमें करोड़ों रुपए रखे थे, ये भी रिश्वत के लिए कहीं जा रही थी। आरटीओ के भीतर भी 2 गुट हो गए। एक गुट ने एक तरह से मुखबिरी की इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, जो दिल्ली से टीम आई थी राजेश शर्मा का छापे डालने वाली, उसको मुखबिरी करके बताया कि एक गाड़ी में इतना सोना है, इतनी नकदी है, तो ये पकड़ा गया। आपकी राय, ये जो करप्शन के किरदार हैं उन पर कितनी दमदार कार्रवाई हो सकती है? मैं एक और जुमला बोलूँगा, सरकार या तो दम दिखाए या फिर लोगों की दुम दबाए या फिर अपनी दुम दबाए। ये बहुत सारी बातें, आपकी राय? राघवेंद्र जी, ये बहुत महत्वपूर्ण घटनाक्रम है और इससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। सरकार को अगर अपनी छवि बचानी है तो निश्चित रूप से बहुत ताबड़तोड़ कार्रवाई करनी चाहिए और इसमें ये छोटी मछलियां नहीं, बड़े बड़े जो मगरमच्छ हैं उन तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। सौरभ शर्मा तो एक बहुत छोटा सा एक किरदार है और हम सब जानते हैं कि ये भी देखा जाए कि पिछले लंबे समय से मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग और राजस्व विभाग किसके पास रहा है और ये जनता में आम धारणा रहती है कि परिवहन विभाग सरकार की जितनी भी ज़रूरतें होती हैं संसाधनों की आपूर्ति करता है, तो वो किस तरह से होता है, क्या प्रक्रिया है, वो एक सिर्फ समझने वाली बात है। और यहाँ ये भी एक जो बात कही जा रही है कि जिस दिन से ये घटनाक्रम हुआ है उस दिन से एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी जो प्रमुख सचिव, मुख्य सचिव रहे हैं, वो उनका अभी तक कोई जानकारी नहीं मिल रही है, लेकिन ये संयोग भी हो सकता है कि वो अपनी किसी निजी यात्रा पे हों। तो इस तरह से ये जो समीकरण है, इन सब को खंगाला जाना चाहिए और इस पर पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्रवाई सरकार को करनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक इसमें डायरेक्टर इन्फोर्समेंट की बात है, ईडी जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम पर, क्योंकि 5 करोड़ से ज़्यादा की जहाँ भी बरामदगी होती है वहाँ ईडी की जांच स्वतः शुरू होने की बात कही जाती है। ईडी ने सौरभ शर्मा की गिरफ्तारी के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारी जांचें शुरू कर दी, लेकिन अभी इसके कोई रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट जब तक ना आए तब तक, या उनकी तरफ से कोई अधिकृत विज्ञप्ति जारी ना हो, कुछ कहना कठिन है, क्योंकि बड़ा मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है और इसमें जांच भी उसी स्तर पर हो रही है। लेकिन जहाँ तक राजेश शर्मा का मामला, जिनकी कंपनी थी जो मकान बना के रियल एस्टेट में काम करती थी, उसका भी खास मामला है। तो यहाँ 2 तरह के मामले हैं। सौरभ शर्मा अलग केस है, राजेश शर्मा अलग केस है, लेकिन सबके तार ब्यूरोक्रेट से जुड़े हुए हैं और सभी के तार पॉलिटिकल पार्टीज़ के। यानी इसमें सबसे खास बात की, कोई भी पार्टी दूध की धुली नहीं है। सत्ता पक्ष पर अगर आरोप है तो कांग्रेस के लोग भी इसमें शामिल बताए जाते हैं। तो बहुत सारी बातें। राठी जी, पहले आपकी राय, फिर मैं आऊँगा डॉक्टर भूपेंद्र जी के पास। देखिए, अभी लगातार 2 छापे हुए, एक केंद्रीय एजेंसी का छापा था इनकम टैक्स का और एक स्टेट लोकायुक्त का छापा था। तो अब आप देखते हैं कि जो स्टेट का लोकायुक्त का छापा आया वहाँ तक तो ईडी पहुँच गई, लेकिन जो आईटी का छापा था वहाँ पर भी जिस ढंग से संपत्ति मिली, जिस ढंग की कंपनियाँ मिली और बेनामी संपत्ति के जो संभावनाएं वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं, तो मुझे लगता है उसका विषय इस स्टेट गवर्नमेंट वाले विषय से भी काफ़ी बड़ा विषय है, लेकिन वहाँ अभी तक ईडी या सीबीआई पहुँची नहीं है। अखबारों की न्यूज़ के हिसाब से ही हम बता पाएंगे, तो वहाँ तो अभी कुछ ऐसा लगता नहीं है कि पहुँची है। मुझे ये लगता है कि ये जो गाड़ी भी पकड़ाई है, ये भी कहीं ना कहीं बहुत सारे विषय को भटकाने और बहुत सारे ढंग से चीज़ों को मैनिपुलेट करने के लिए लाई गई है। इसके अलावा जब हम बात करते हैं तो भ्रष्टाचार की हम बात करते हैं, तो इसमें पक्ष विपक्ष, जिस सत्ता जहाँ भी रहती हैं, चाहे किसी भी दल की हो, जिस स्टेट में रहती हैं, वहाँ विपक्ष और पक्ष दोनों कहीं ना कहीं इस ढंग के भ्रष्टाचार में कोई भी आवाज़ नहीं उठाना चाहते हैं, आवाज़ बनना नहीं चाहते हैं। मीडिया पे छोटा मोटा बात रख देंगे, बात थोड़ी बहुत आगे बढ़ा देंगे, लेकिन एक मजबूत कदम बिल्कुल उठा कर चलना, झंडा लेके चलना, जैसा कि अन्ना हजारे जी ने मूवमेंट किया या पूर्व में भी हमारे काफ़ी वरिष्ठ लोगों ने किया, तो ऐसा कोई झंडा लेके चलने वाला ना पक्ष में होता है ना विपक्ष में। पक्ष इसलिए नहीं करेगा कि पक्ष के पास सत्ता है, वो कैसे कर सकता है, और विपक्ष कहेगा कि हमारे पास ताकत नहीं करने की। तो मुझे ये लगता है कि जब तक कि इसमें मजबूती के साथ आदमी, जहाँ जो विपक्ष आगे निकले या पक्ष आगे निकले, लोग मजबूती के साथ जब तक नहीं निकलेंगे और जनता पे ये भरोसा नहीं दिला पाएंगे
और शायद मुझे लगता है कि जनता के बीच भी बहुत ये करप्शन का मुद्दा बहुत बारीकी से शायद टच नहीं करता, क्योंकि आदमी जैसा मान के ही चलता है कि सब परिवहन विभाग में तो भ्रष्टाचार है, यहाँ है तो सब भ्रष्टाचार है, तो मुझे बड़ा हल्के में जब वो कर देता है तो इस कारण भी मुझे लगता है कि सरकारें बहुत गंभीर इस मामले में नहीं हैं। चलिए, सरकारें तो कभी भी गंभीर नहीं होती करप्शन को लेकर, प्रतिपक्ष में जब होते तो सब गंभीर होते हैं, सत्ता में आने के बाद सब उस भ्रष्टाचार की मशीन का हिस्सा हो जाते हैं, पुर्जे बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह कि कितने विपक्षी दलों ने जो परिवहन के नाके वहाँ आंदोलन किया, क्योंकि परिवहन के नाकों पर वसूली होती है, उस वसूली को रोकने के लिए किसी कांग्रेस बीजेपी ने कभी प्रतिपक्ष पर रहते हुए आंदोलन नहीं किया। जब आपने आंदोलन नहीं किया तो फिर हम आम में सब नंगे हैं। लेकिन एक बात जरूर है डॉक्टर भूपेंद्र जी, इस पूरे भ्रष्टाचार के मामले में लोगों को उम्मीद है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार जरूर कठोर कार्रवाई करेगी, क्योंकि उनका नारा न खाऊंगा न खाने दूंगा, उनके कार्यकाल का ये तीसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, यानी मोदी 3। और उसमें हम देख रहे हैं कि इस पूरे मामले में ईडी की जो जांच है वो दूसरे या तीसरे दिन से शुरू हो गई, यानी ईडी की एंट्री हो गई इस पूरे घटनाक्रम में और रेड कॉर्नर नोटिस जारी हो गया, क्योंकि केंद्र सरकार के पास भी 50 मसले हैं, नेशनल, इंटरनेशनल और इंटरनल सिक्योरिटी का मामला भी। तो उसकी प्राथमिकता में हो सकता है कि ये 9वें 10वें 5वें पायदान पर हो, लेकिन सरकार ने ईडी को भेजकर ये बता दिया है कि ये मामला उसकी प्राथमिकता में शामिल है और जांच में कोई बचेगा नहीं। ऐसी उम्मीद हम इसलिए कर सकते हैं क्योंकि तीसरे नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में अब उनके पास करप्शन के खिलाफ लड़ना और देश को ये बताना कि नरेंद्र मोदी है तो ना कोई खाएगा ना वो उनको खाने देंगे। आपकी राय? निसंदेह सर, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि मोदी जी ने अपने जब प्रधानमंत्री बने थे 14 के कैंपेन में, तो मध्य प्रदेश के कई कैंपेनों में उन्होंने कहा, मुझे याद है कि सागर की एक सभा थी 14 में और उन्होंने वहां का एक भ्रष्टाचार देखा था, तो उन्होंने कहा था कि मैं सरकार में आऊंगा तो वहां पे सीबीआई की जांच कराऊंगा। और उस विश्वविद्यालय की स्थिति मैंने देखी थी कि सीबीआई की जांच के बाद प्रोफेसर को बर्खास्त किया गया था। उसी के तारतम्य में ये चीज है, लेकिन इसके प्रति भी हमें एक पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। आपको अगर याद हो तो जबलपुर में एक बहुत बड़ी लोकायुक्त ने एक कार्रवाई की थी। पंड्या एक चीफ इंजीनियर थे, उनके बाथरूम में सब जगह नोट पाए गए थे, गद्दे में सब जगह, चारों तरफ। तो कभी कभी ये सुर्खियां बन जाती है ये एजेंसियां। और मैं अदर स्टेट की अगर लोकायुक्त की बात करूं तो वहां पे कोई भी ऐसी कार्रवाई कहीं देखने को नहीं मिलती है, लेकिन मध्य प्रदेश में कभी जब सरकार के परिवर्तन या नेतृत्व में परिवर्तन होता है तो ये विस्फोटक खबरें आती हैं। इसके प्रति राजनीतिक संरक्षण बिल्कुल होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और मैं ये मानता हूं कि जिस तरह से यहाँ पे जिस तरह से शिवराज जी की सरकार चल रही थी, उसके बाद जिस तरह से मोहन जी की सरकार आई, उसके बाद ब्यूरोक्रेटों की नियुक्तियां हुई, तो ये शिकायतें तो देखिए, मैंने जहां तक अपनी पत्रकारिता के क्षेत्र में और सामाजिक क्षेत्र में कार्य किया है तो मैंने देखा है कि शिकायतें उनके पास सैकड़ों जाती हैं और सैकड़ों शिकायतों पे उनकी जांच की जाती है, उनको परखा जाता है, फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन और या फिर रेट खाली जाती है। लेकिन इसकी शिकायतें भी बहुत सालों से गई होंगी और इसके बाद इन्होंने इस तरह से कार्रवाई अब जो की गई है, निश्चित रूप से ईडी की जो एंट्री हुई है, तो हमें लगता है कि ये कार्रवाई पे के कुछ परिणाम भी आएंगे, क्योंकि ईडी इस समय सबसे पावरफुल एजेंसी मानी जाती है और ये कहा जा रहा है कि सीबीआई से ज्यादा ईडी इन्फ्लुएंस डायरेक्टरी काम कर रही है। और ये सरकार के लिए एक सिंबल के लिए काम भी हो रहा है, क्योंकि इससे जब ईडी के शिकंजे में कोई आ जाता है तो वो उसके 0 से लेके और ए से लेके जेड तक की गिनती उसके बारे में हो जाती है। लेकिन सरकार को ये चीजें भी ध्यान देनी पड़ेगी कि मॉनिटरिंग करने की जिम्मेदारी सरकार की होती है कि एक सामान्य व्यक्ति जो अनुकंपा नियुक्ति कर पाकर इस तरह से कार्य करता है और इस तरह से तंत्र चलाता है, और ये तंत्र कैसे चल रहा है ये कहीं से भी छुपा नहीं है। अभी हमारे पूर्व वक्ता ने भी कहा कि उस समय के परिवहन मंत्री और तो निश्चित रूप से ये कहा जा सकता है कि इनको संरक्षण वही देते हैं जो उसके समय पावर में रहते हैं और बाद में ये परिणाम भुगतने पड़ते हैं। अब उसके लिए भले ही सत्तारूढ़ पार्टी ये कहे कि हम भ्रष्टाचार के प्रति सजग हैं इसलिए हमने ये कार्रवाई की, लेकिन कहा जाए तो ये कार्रवाई इसलिए हुई है क्योंकि इस तरह से भ्रष्टाचार उजागर हो चुका था उसकी लग्जरी लाइफ, क्योंकि वहां जिस क्षेत्र में वो रहता था और जहाँ पे उसका
ऑरा था जो कि जबलपुर, भोपाल और इंदौर जिस तरह से, तो ये पता चल गया था कि इसकी पुख्ता जानकारी हो चुकी है और इस तरह से उसको पकड़ा गया। लेकिन बिल्कुल। मेरा ये मानना है कि ब्यूरोक्रेट में जो ऊपर के लोग हैं, वो भी भ्रष्टाचार में शामिल हैं, चाहे ब्यूरोक्रेट हों, चाहे पॉलिटिशियन हों, चाहे और भी किसी चीज़ किसी भी पद के लोग हों। इनके बारे में एक सघन कार्रवाई करती जानी चाहिए, क्योंकि करप्शन बिल्कुल के मामले में जब डॉक्टर भूपेंद्र जी, दरअसल हमने पहले भी चर्चा की थी कि मध्य प्रदेश में एक त्रिकोण है। उस त्रिकोण की जो 3 कोने हैं, एक में है डॉक्टर मोहन यादव, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, दूसरे कोने पर है मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव अनुराग जैन और तीसरे कोने पर हैं मध्य प्रदेश के डीजीपी मकवाना जी। सवाल है कि ये त्रिकोण अगर सख्ती से काम करेगा तो ये त्रिकोण ही रिजल्ट अच्छे दे सकता है। अगर लोकायुक्त का मसला है और इसमें गड़बड़ी हो रही तो फिर डीजीपी भी है और चीफ सेक्रेटरी भी है, क्योंकि डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यहाँ करप्शन के मामले में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। दिल्ली की तरफ से, केंद्र सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं और ईडी की एंट्री ने बता दिया कि केंद्र सरकार इस मुद्दे पर गंभीर है। तो मुझे लगता है कि राज्य सरकार की सख्त कार्रवाई, केंद्र सरकार के निर्देश और ईडी की एंट्री की वजह से, इनकम टैक्स के छापे की वजह से बहुत सारी चीज़ आएंगी। मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे पूछूंगा। दरअसल जयंत जी, ईडी ने सौरभ शर्मा के पास से 23 करोड़ की प्रॉपर्टी की बात जो है वो निकल कर आई है। हालांकि वो ईडी में नहीं कहेंगे तो लोकायुक्त ने इससे किया है। इसके अलावा ईडी ने 4 करोड़ रुपए, 6 करोड़ की एफडी के दस्तावेज भी जब्त किए हैं सौरभ शर्मा के पास से। इसके अलावा सौरभ शर्मा के जो करीबी लोग हैं वो भी रडार में हैं, जांच की रडार पर वो भी हैं। तो कई लोगों ने टेलीफोन बंद कर लिए अपने, कई लोग अंडरग्राउंड हो गए। तो मुझे लगता है कि जो उनके करीबी हैं वो अगर जांच के उसमें आएंगे तो फिर खुलासे बड़े बड़े होंगे। हमें लगता है कि इसीलिए पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने कहा है कि लोग बेनकाब ना हो, इसलिए उनकी जान को खतरा हो सकता है सौरभ शर्मा की। इसके बाद मैं आ रहा हूँ सीधा त्रिशूल कंस्ट्रक्शन, जो राजेश शर्मा की कंपनी जिस पर इनकम टैक्स ने छापे मारे थे। ये तो इनकम टैक्स की कार्रवाई राजेश शर्मा के होते होते जब खत्म हो रही थी तो अचानक उसके आखिरी दिन ये सौरभ शर्मा वाला धमाका हुआ और एक कार के अंदर से 54 किलो सोना और करोड़ों रुपए की बरामदगी हुई। तो ये कार किस बंगले से निकली, कहाँ से गुजरी, ड्राइवर कौन था, और इसमें सबसे खास बात यह है जयंत जी कि उस कार की चौकीदारी 2 पुलिस वाले कर रहे थे। तो मामला ये और भी गंभीर हो जाता है कि ये जो सारा मामला है इसकी चौकीदारी भी हो रही थी, ये कार जा कहाँ रही थी, जिस गंतव्य की तरफ जा रही थी वो भी बहुत महत्वपूर्ण है जांच में कि किसी को रिश्वत दी जा रही थी। क्योंकि हालांकि अब ये हवा में बातें हैं, कोई सबूत नहीं हमारे पास कि 200 करोड़ रुपए तो सरकार की नज़र छुपाकर यहाँ से जा चुके हैं बाहर। ये एक ऐसी खेप थी जो रिश्वत के रूप में कहीं जा रही थी। अब वो कहाँ जा रही थी ये भी जांच का विषय है, ईडी की जांच में निकल के आ सकता है और इसमें कई लोग बेनकाब होंगे। आपकी राय? राघवेंद्र जी, इसमें सबसे बड़ा सवाल तो ये होता है कि ये जो सोना बरामद हुआ है, पैसा बरामद हुआ है, ये आखिर किन का है और किस तरह से ये पैसा कमाया जाता है, किस तरह से किनका, और ये कहाँ जा रहा था और कहाँ जा रहा था, किसको उपहार में जा रहा था। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये कब से चल रही होगी, ये तो आज पकड़ में आई है, समझ में आई है। ये हालांकि परिवहन विभाग की जो छवि है उसके विषय में मैंने पहले ही बताया कि वो सरकार का जो है संसाधन मुहैया कराने वाला विभाग माना जाता है और उसकी कैसी क्या प्रक्रिया है ये तो वही लोग जानते होंगे। लेकिन इससे ये भी समझ आता है किन लोगों का पैसा है, कहाँ जाता है, और ये सब चीज़ें जब तक पारदर्शिता के साथ सामने नहीं आएंगी तब तक ये व्यवस्था या सिस्टम नहीं सुधारा जा सकता। ये जो कहा जा रहा है कि भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस रहेगा, तो फिर अब उसकी शुरुआत हो जानी चाहिए। बिल्कुल जी। तो हमें लगता है कि 0 टॉलरेंस का ये जो मामला है, एक तो कई बार ऐसा लगता है राठी जी की भगवान भी वो चीज़ों को आगे बढ़ाता मदद करता है। करप्शन का ये जो मामला है, आप देखिए त्रिशूल कंस्ट्रक्शन पर छापा डला, 3 दिन शायद कार्रवाई हुई, उसमें 50 करोड़ के टर्नओवर की एक कंपनी थी और 500 करोड़ रुपए की टैक्स की चोरी कर रही थी वो। तो यहाँ तक तो ठीक था, और उसी दिन फिर ये 54 किलो सोना और ये सब जो मिलता है, ये एक संयोग है। हमें लगता है कि ईश्वर भी करप्शन के खिलाफ ऐसे मौके उपस्थित कर रहा है, ऐसे अवसर पैदा कर रहा है ताकि सरकारें और तंत्र इसके खिलाफ कार्रवाई करें। तो ये जो मामला है ये गंभीर इसलिए भी है कि 54 किलो सोना मुझे लगता है कि
मध्य प्रदेश के इतिहास में कभी नहीं पकड़ा गया। 236 किलो चांदी कभी नहीं पकड़ी गई। इसके साथ साथ 10-10, 11-11 करोड़ रुपए नगद पकड़े जा रहे हैं। तो यहाँ लगता है कि अब कार्रवाई करने का मौका है। और सरकार, मैंने कहा कि केंद्र सरकार की प्रायोरिटी में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, डिप्लोमेसी, देश की आंतरिक सुरक्षा, फिर बांग्लादेश का मामला, फिर ये बहुत सारे मामले हैं। तो इसमें सरकार की प्रायोरिटी पे ये है, इस बात का सबूत है ईडी का इसमें शामिल होना। देर हो सकती है, लेकिन इसमें जरूर कोई ना कोई नतीजा निकलेगा, ऐसी हम अपेक्षा रखते हैं। आपकी छोटी सी राय। देखिए, दोनों विषय में बड़ी अच्छी एक है कि जो स्टेट गवर्नमेंट का लोकायुक्त के छापा वाला भ्रष्टाचार है, ये कुछ एक सीमित व्यक्तियों तक के लिए है, जिसमें एट लार्ज पब्लिक के पैसे जरूर भ्रष्टाचार से आए, लेकिन वो एक भ्रष्टाचार का विषय है जो कहीं और चला गया। जो दूसरा मुद्दा है, उसमें जो जमीनों के घपले हैं, और खासकर जो सहारा की जमीनों के घपले हैं, जो कलेक्टर रेट में जमीनें खरीदी गई और उस पैसे को व्यापक रूप से जनता के बीच, गरीब जनता के बीच बंटना था, क्योंकि वो पैसा सुप्रीम कोर्ट में जमा होना है, सेबी में जमा होना है, और सेबी द्वारा जो इन्वेस्टर्स है उन तक पहुंचना है। तो मेरा प्रश्न घड़ी घड़ी ये है कि वहां पर ईडी क्यों नहीं पहुंच रही है। ईडी को अगर आना था तो ये छोटे मसले में आ गई, वो जो बड़ा मसला है, जो बहुत व्यापक एक आम जनता को टच करने वाला मसला है, वहां ईडी अभी तक नहीं पहुंची। अब आपने कहा यहाँ की बात, तो ये तो स्टेट के लोकायुक्त ने पकड़ा, उसके बाद इनकम टैक्स ने पकड़ा। मैं फिर बता दूं आपको, इसमें स्टेट के लोकायुक्त ने नहीं पकड़ा। वो जो कार पकड़ी गई है, घटनाक्रम ये है कि वो कार एक पहाड़ी में किसी फार्म हाउस में खड़ी थी। इनकम टैक्स की टीम को सूचना मिलती है, इनकम टैक्स की टीम वहाँ आती है, और जब वो उस कार का कांच तोड़ के सामान निकालती है तो उसमें सब निकलता है। इसके बाद लोकायुक्त की एंट्री होती है। तो अभी तक, जब तक ये पैसे नहीं मिले थे, तब तक इनकम टैक्स की टीम ही काम कर रही थी, और वो ये समझ के काम कर रही थी कि ये माल भी, ये पैसा भी राजेश शर्मा का है। तो लोकायुक्त तो बाद में इसमें आता है। और दूसरी बात ये कि हम इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं कि इसमें ईडी आया कि नहीं आया। ईडी, जब इनकम टैक्स आ गया तो केंद्र सरकार का इसमें दखल हो गया है, वो भी आएगा। ये तो वैसी बात हो गई जैसे चौराहे पर कोई खड़ा हुआ है और उसका हेलमेट नहीं पहने वो, तो उसको पुलिस ने पकड़ लिया, तो वो खड़ा होकर बोलता है कि साहब आप मुझे तो पकड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत सारे लोग निकल रहे, पहले इनको पकड़िए आप। तो हमारा कहना यह कि जो पकड़ में आ गया, पहले उसकी जांच पूरी हो जाए। बाकी लोग भी कहीं बचकर जाएंगे नहीं, क्योंकि ईडी जब काम करता है तो फिर वो, या सीबीआई काम करती है, तो घटनाक्रम के बाद वो सारी चीज़ें परत दर पर, जिसे कहते हैं ना, प्याज की परतों की तरह चीज़ें उतारती है। तो बच के कोई नहीं जा सकता। अभी हमारा फोकस इस पर है कि जो पकड़े गए हैं उन्हीं की जांच ठीक से हो जाए, तब तो ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी। राठी जी। नहीं, बिल्कुल, जो पकड़ा गया है उसकी तो जांच पूर्णतः होनी चाहिए, और पक्ष को पूरी, जो सत्ता में है उसे पूरी जांच करवाना चाहिए, विपक्ष को उस पर पूरी नज़र रखना चाहिए, विपक्ष को इस मुद्दे को जनता के बीच ले जाना चाहिए और पूरा दबाव बना के रखना चाहिए, जिससे कि सत्ता पक्ष जहाँ जिस सत्ता की हो, इसमें कांग्रेस बीजेपी हट के, जहाँ कांग्रेस की सरकार हो वहाँ बीजेपी ये काम करे, जहाँ बीजेपी की सरकार है वहाँ कांग्रेस ये काम करे। तो मजबूती के साथ अगर करेंगे तभी इस भ्रष्टाचार पे अंकुश लग पाएगा, नहीं तो ये भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाना बड़ा कठिन काम। बिल्कुल, सरकारें किसी की भी हो, कोई सरकार नहीं कहती कि हम चोर हैं। प्रतिपक्ष का काम होता है कि वो सरकार पर दबाव बनाए और चोरी के मामलों की जांच कराकर जिम्मेदारों को सलाखों के पीछे कराए। उदाहरण के तौर पर डॉक्टर भूपेंद्र जी, जब दिल्ली में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, हाल ही में वो दिवंगत हुए, उनको श्रद्धांजलि, प्रभु उनको अपने चरणों में स्थान दे। उस सरकार में भी मनमोहन सिंह जी ने अपने मन से मुकदमे दर्ज नहीं किए थे। प्रतिपक्ष ने केंद्र सरकार को ऐसा करने के लिए विवश किया। तो प्रतिपक्ष की ये जिम्मेदारी है कि वो सरकार को विवश करे। वैसे तो आदर्श स्थिति तो ये कि सरकार खुद ही चोरों को पकड़े, लेकिन हम ऐसी आदर्श स्थिति की उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि हमने कहा कि अब हरिश्चंद्र सरकारों में नहीं मिलते, वो तो कहीं शमशान घाट में होंगे, जो अपने बच्चों की लाश का भी पैसे मांग रहे होंगे। तो सीधी सी बात है कि ये जो सारा मामला है, इसमें सरकार जो कार्रवाई कर रही है उसके लिए सरकार को धन्यवाद और बधाई, लेकिन जहां कमजोरी हो रही है वहां मीडिया और प्रतिपक्ष सरकार पर नजर रखे, कार्रवाई पर नजर रखे और पूरी ईमानदारी से उस पर डटे। आपकी राय, छोटी सी टिप्पणी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि मैंने वो देखा है, 2G का घोटाला हो, चाहे कॉमनवेल्थ का घोटाला हो, चाहे कोयला का घोटाला हो, जिसके लिए आपने याद किया, और उस समय के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, उनके ऊपर काफी कुछ दबाव था, लेकिन उन्होंने कभी भी उस दबाव को झेला नहीं, और जो जांच थी उसमें जो दोषी पाए गए उन्होंने स्वीकार भी, और इसी कारण वो कांग्रेस की ऐसी हालत हुई थी।
और आज अगर बीजेपी सत्ता में है और वहां पे ऐसे काम हो रहे हैं तो इनको सोचना चाहिए और विपक्ष को वो वैसे ही भूमिका निभाना चाहिए कि जिस तरह से बीजेपी ने उस समय विपक्ष में केंद्र में भूमिका निभाई थी। जी। ये तो एक उनके लिए गाइडलाइन हो गई, लेकिन साथ साथ जो अभियुक्त है उसका लुकआउट नोटिस जारी किया है, उसका प्रत्यार्पण होना चाहिए, जल्दी दुबई से बुलाना चाहिए और जब उसके संपर्कों को जांचा जाएगा तो जी। ये जांच बहुत लंबी जाएगी और इसमें निश्चित रूप से कुछ ब्यूरोक्रेट और राजनेता भी लपेटे में आएंगे और अगर निष्पक्ष सरकार जांच चाहती है और जांच करेगी तो हम ये मानते हैं कि आने वाले समय में जीरो टॉलरेंस की जो ठीक। बात कर रहे हैं जी। सरकार करती है या मोदी जी जो कहते हैं वो हो पाएगा, ग्रास बिल्कुल। रूट को उतर पाएगा। बिल्कुल। वरना वो कथन की तरह न रह जाए, उसको अमली जाना पहचाना पड़ेगा और एक सीख देनी पड़ेगी अगर इन एजेंसियों की बिल्कुल आप तरह से ठीक कह हम रहे हैं अगर भूपेंद्र जी। ये जो सारा मामला है कि मामला सिर्फ कथन तक ना रह जाए, इसको अमली जामा पहनाने की जरूरत है। तो कह सकते हैं कि बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस के, अगर आरोपी हैं या दोषी हैं या जांच के दायरे में आते हैं तो हो सकता है 2-4 बड़े आदमी भाजपा के भी इसमें शहीद हों, कांग्रेस के भी हों, लेकिन इसमें कार्रवाई करनी चाहिए ताकि न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात आगे बढ़े और जनता में ये भरोसा पैदा हो कि करप्शन के खिलाफ केंद्र सरकार या राज्य सरकार कार्रवाई कर रही है और फिर बेईमानों को पकड़ने का सिलसिला या उसकी सूचना देने का सिलसिला सरकार के पास बढ़ेगा और सरकार उस पर कार्रवाई कर सकती है। तो हम कर सकते हैं कि करप्शन के जितने भी किरदार हैं वो कुछ दिनों में सलाखों के पीछे होने चाहिए, सरकार भी ऐसी जांच करे और जनता में ये भरोसा भी हो। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद। डॉक्टर भूपेंद्र आपका साधुवाद, जयंत सिंह तोमर जी आपका धन्यवाद, राठी जी आपका बहुत धन्यवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। तो बखबर में सिर्फ इतना ही। बन रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।